आदाब नाज़रीन, जी सलाम के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 1992 को यूएन ने की थी। भारत में अक़लियती कमीशन इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ये कमीशन अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत के लिए कदम उठाता है। हिंदुस्तान में अक़लियत में कुल 6 समुदाय आते हैं, जिसमें मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन मजहब के मानने वाले शामिल हैं। हिंदुस्तान में अक़लियतों में सबसे बड़ा तबका मुसलमानों का है, जो एक अरसे से मुल्क में रहता आया है। लेकिन मौजूदा वक्त हो या फिर गुजरा हुआ वक्त, हमेशा से सियासत के तहत मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता रहा है। सियासी पार्टियां अपने वोट की खातिर मुसलमानों से हिमायत जताती आई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अगर बात की जाए तो मुसलमानों के हालात दलितों से भी खराब पाए जाते हैं। वो कौन है कि मुसलमानों के इन हालात के लिए जिम्मेदार? वो जो इन्हें सिर्फ एक वोट बैंक समझते हैं, या जो मजहब का हवाला देकर इन्हें दुनिया के साथ चलने से रोकते रहे हैं? क्या सिर्फ दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, बुर्का यही मुसलमान होने की पहचान है? क्या वो वजूहात जो इनसे आगे बढ़कर हमें सोचने से रोक रही हैं? बात करेंगे इन्हीं सभी इश्यूज पर। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, इनका तारुफ मैं आपसे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए। अक़लियती तबके में सबसे बड़ा तबका मुसलमानों का है, लेकिन मौजूदा दौर हो या गुजरा हुआ वक्त, मुसलमानों का हमेशा से सियासी इस्तेमाल किया जाता रहा है। सियासी पार्टियां अपने वोट की खातिर मुसलमानों से हिमायत की बात करती आई हैं, लेकिन बात की जाए अगर जमीनी हकीकत की, तो मुसलमानों के हालात दलितों से भी खराब पाए जाते हैं। 2005 में यूपीए सरकार ने मुल्क में मुसलमानों के हालात जानने के लिए सच्चर कमेटी की तश्कील की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर की सदारत में तश्कील कमेटी ने 2 साल की रिसर्च के बाद मुसलमानों के हालात पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने रखी। रिपोर्ट से पता चला कि मुल्क में मुसलमानों की हालत SC/ST से भी खराब है। कमेटी ने बताया कि मुल्क में महज 3% IS मुसलमान हैं। फॉरेन सर्विसेज में भी मुसलमानों की तादाद महज 1.8% है। रेलवे में सिर्फ 4.5% मुसलमान हैं। आम नौकरियों में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी महज 5% ही है। 6 से 14 साल की उम्र के 25% बच्चे या तो स्कूल नहीं जा पाते या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों को हर शोबे में ज्यादा तरजीह देने की सिफारिश की थी, ताकि उनके रहन सहन और समाजी और माशी हालात में सुधार हो सके। उधर मुसलमानों के पिछड़ेपन पर 2007 में तैयार की गई रंगनाथ मिश्र कमेटी ने भी मरकज और रियासती सतह पर सरकारी नौकरियों और तालीम में 10% रिजर्वेशन मुसलमानों और 5% रिजर्वेशन दीगर अक़लियतों को दिए जाने की सिफारिश की थी। मुसलमानों के मजहबी रहनुमा मुसलमानों के हालात को सरकारों की बड़ी खामियां बताते हैं। शिया आलिम मौलाना सैफ अब्बास का कहना है कि दिल के बहलाने के लिए माइनॉरिटी डे मनाया जाता है, जबकि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ना मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात होती है, ना मुसलमानों की तालीम की बात होती है, ना ही मदरसों में तालीम को फरोग देने की बात होती है तो सिर्फ सियासत होती है। ये दिल को बहलाने के लिए अच्छा है कि माइनॉरिटीज डे मनाया जा रहा है, वरना कुछ नहीं हो रहा है, इससे कोई हासिल नहीं हो रहा है। हमको काम चाहिए है, माइनॉरिटी के लिए काम होना चाहिए है। कोई माइनॉरिटी के लिए काम नहीं हो रहा है, सिर्फ माइनॉरिटी डे होकर वो डे ही रह जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाता है। ऐसे हालात में जरूरत इस बात की है कि अब अक़लियती तबके में सबसे ज्यादा तादाद में शुमार होने वाले मुसलमान तबके को कहीं न कहीं ये बात सोचनी होगी कि वो वोट बैंक न बनकर तालीम की राह में आगे बढ़कर तरक्की खुद ब खुद हासिल करें। सियासतदानों के साथ समाजी तंजीमों को भी ये ख्याल रखना होगा कि सियासत न करके अक्सरियतों के साथ मुसलमानों के हक में बेहतर कदम उठाएं, जिससे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के लोग एक साथ मिलकर मुल्क की तरक्की में नए मकाम हासिल कर सकें।
जी सलाम के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन की रिपोर्ट। और हम आपको बताएं कि सच्चर कमेटी की जो अहम सिफारिशात हैं वो भी हम आपको बताते चलें कि 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और आला तालीम मिले, मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में सरकारी स्कूल खोले जाएं, मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप मिले, मदरसों की जदीदकारी हो, मदरसों को हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से जोड़ने का इंतजाम किया जाए, रोजगार में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ाया जाए, तरजीहात वाले इलाकों के मुसलमानों को लोन की सहूलियात मिले, मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में बैंक की ज्यादा ब्रांचेस खोली जाएं, खवातीन को माइक्रो मनी के लिए हौसला अफजाई उनकी की जाए, मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में IIT और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं, वक्फ की इमलाक का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। तो ये तमाम वो सिफारिशात रही जो सच्चर कमेटी ने दी, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया। सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसी तरह से बस एक रिपोर्ट बनकर ही रह गई। तो आज माइनॉरिटी डे है और माइनॉरिटी डे हमें ये मौका जरूर देता है कि हम ये तज्जिया करें कि हमारे मुल्क का जो माइनॉरिटी तबका है वो कहां खड़ा है, खासतौर पर मुसलमान, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी उनकी है और जी सलाम अक़लियतों की बात भी जोर शोर से करता है। ऐसे में आज हमने फैसला किया क्यों ना माइनॉरिटी डे के मौके पर हम ये तज्जिया करें कि मुसलमान आखिर अलग अलग शोबों में अलग अलग तरीकों से कहां खड़ा हुआ है। इस पर बात करने के लिए फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसी के साथ ही राकेश कपूर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यह है जो शायद बहुत सारे लोग जानना और समझना चाहते हैं कि क्या वाकई में जिन हालात में फिलहाल मुल्क का मुसलमान है, क्या माइनॉरिटी डे हम मना सकते हैं? क्योंकि आज भी मॉडर्न मदरसे के जो असातिज़ा हैं वो सैलरी ना मिलने की वजह से दिल्ली में आए हुए हैं, 3-3 साल से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। देखिए बुशरा, ऐसा है कि ये जो दिन मनाए जाते हैं जी, हम कहते हैं दिन मना रहे हैं, यानी ये मनाने का मतलब ये है कि हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट आदमी जब करता है, जश्न जब करता है, खुशी जब मनाता है, जब खुशी की बुनियादी वजूहात जो है और उसके बुनियादी जो पैमाने हैं वो पूरे उतरते हों। हिंदुस्तान के मुसलमान का जहाँ तक ताल्लुक है, हकीकत ये है कि उसका इस्तेमाल और इस्तेसाल दोनों हुआ है सियासी एतबार से, लेकिन उसको जो हकूक मिलने चाहिए थे वो आइन ने तो हकूक दिए। जहाँ तक हिंदुस्तान के आइन का ताल्लुक है उसको तो मैं सलाम पेश करता हूँ कि उसने अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से कोई कमी कसर उठाकर नहीं रखी, लेकिन जहाँ तक उन पर अमल दरामद का ताल्लुक है, ज़मीन पर उनको लाने का ताल्लुक है, आवाम तक, गली महल्ले तक उनको पहुँचाने का ताल्लुक है, इदारों तक उनको ले जाने का ताल्लुक है, वहाँ पर सवालिया निशान और सवालिया निशान ही है। ये एक हकीकत है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे बनाए गए, माइनॉरिटीज़ कमीशन भी बनाए गए, इसके अलावा उर्दू की अकेडमीज भी बनाई गई, बहुत सारे फैसले किए गए, नेशनल वक्फ बोर्ड भी बना, कॉरपोरेशन भी बनी, सारी चीजें हुई, वक्फ एक्ट भी बने, दरगाह कमेटी भी बनी, दुनिया भर की काम हुए सब। लेकिन जिस तरह से उसका इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन वो भी अलामती तौर पर बने, टोकनिज्म वहाँ ज्यादा है, इसको सिंबोलिज्म भी हम कहते हैं। वो टोकनिज्म हमको अपने इदारों के हवाले से मिलता है, फैसलों के हवाले से मिलता है। मैं आज के दिन ये जुमला पेश करना चाहूंगा अपने नाजरीन को कि तहफ़्फ़ुज़ात बहुत है, इक़दामात भी खासे हैं, लेकिन अमल दरामद का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ अगर मैं ये ना कहूँ कि सिफर है तो सिफर के करीब ही सूरत हाल है। जी, राकेश कपूर साहब, आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी इफ्तिखार साहब ने कहा कि डे तो आप तब मनाते हैं जब कोई खुशी होती है, लेकिन डे एक मौका भी होता है तज्जिया करने का भी, जैसे हम विमेंस डे मनाते हैं और तमाम दिन आते हैं, ये एक सोचने को हमें मजबूर करते हैं कि क्या वाकई में एक साल में या इन सालों में हमने वो सब कुछ किया है जिसकी वजह से हम इस दिन को मना सकें। जो फिलहाल माइनॉरिटीज का हाल है, खासतौर पर मुसलमान तबके का जो हाल है अभी मुल्क में, वो क्या वाकई में हम आज उस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं? आज हम वहां खड़े हैं क्या वाकई में? देखिए, मनाने को बेशक कोई भी दिन हम मना सकते हैं, मगर असली सवाल ये है कि हिंदुस्तान में जो 30-35 करोड़ मुसलमान हैं उनकी माली हालत क्या है। जी, सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी,
और दूसरी भी रिपोर्ट्स आई। अभी जो मौलाना साहब फरमा रहे थे कि इतने सारे इदारे हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सब बनाए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि मुसलमान और तालीम, इन जब तक इन चीज़ों को, हम दोनों चीज़ों को रख कर के नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उसके बाद मुसलमानों में तालीम की क्या फीसदी थी और आज क्या फीसदी है। जब तालीम से कोई कौम मरहूम रह जाती है तो उसे बहुत सारी दिक्कतें उसके सामने पेश आती हैं, और इसकी वजह मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो वजह रही है वो ये रही है कि मुसलमानों को एक मजहबी दायरे में कैद करके रख दिया गया। लेकिन मुसलमान इस हिंदुस्तान के इतने बड़े सेकुलर हैं कि उन्होंने आज तक अपना कोई भी रहनुमा मुसलमान इंतखाब नहीं किया। जब भी जरूरत पड़ी, जब भी मौका पड़ा, उन्होंने हिंदू रहनुमाई पर अपना पूरा यकीन रखा और इस बात की उन्होंने तवक्को की कि उनके साथ बराबर का इंसाफ होगा, और वो हुआ, वो होता आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर। कुछ मसले अब आजकल ऐसे पैदा हो गए हैं पिछले 4-5 सालों में जिनका ताल्लुक सीधा। लेकिन राकेश कपूर साहब, अगर हम देखें तो अगर ये कहा जाए कि इन सालों में कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले साल भी हम देखें तो तब भी तो सिर्फ सिंबल के तौर पर ही या टोकनिज्म के तौर पर ही चीजें होती रही, क्योंकि ये हुकूमत अब आई, उससे पहले की भी जो हुकूमतें रही हैं जिन्होंने इतने सालों तक राज किया, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? देखिए बुशरा, मैंने कहा ना कि तालीम से हमें जोड़ करके देखना होगा जी। जो जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है उसमें क्या चीज मायने रखती है? तालीम मायने रखती है, बिल्कुल। अरब तो प्राइवेटाइजेशन का दौर हो रहा है जी। इसमें जो तालीम याफ्ता लोग भी हैं उनके साथ सोसाइटी जिस तरीके से बट रही है और जिस तरीके से बर्ताव हो रहा है, चाहे वो बेशक पीछे से हो रहा हो, लेकिन जो मसले आज पैदा हो रहे हैं वो पहले नहीं थे। हमें ये कबूल करना चाहिए, ये नए मसले हैं हिंदुस्तान के, ऐसे मसले हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं हुए जी। और जहां तक जो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें पर्टिकुलरली जो रूरल इकोनॉमी है उसमें सारी दस्तकारी, सारी फनकारी, सारी हुनरकारी सब मुसलमानों के हाथ में है और ये जिंदा है। बिल्कुल। लेकिन राकेश कपूर साहब, आयरनी ये है कि आप अगर एक फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री का मालिक मुसलमान नहीं होगा, बल्कि उसमें काम करने वाला जो कारीगर होगा वो मुसलमान होगा। अगर कोई बड़ा फैशन हाउस चलाता है तो उसका टेलर जो होगा माना हुआ वो मुसलमान होगा। अगर कहीं वो साड़ी बुनता है, जो उस शोरूम का मालिक होगा वो मुसलमान नहीं होगा, बल्कि जो बुनकर होगा वो मुसलमान होगा। यही आयरनी है, क्योंकि यही तो आयरनी है कि हिंदुस्तान की जो मौसीकी है, अरे आप तो इसकी दस्तकारी की बात कर रहे हैं, जो संगीत विद्या है वो भी मुसलमानों के हाथ में है। रुद्र वीणा का एक दो बचे हैं, बाकी उनमें एक मुसलमान उस्ताद है। ये जो हमारा संगीत का जो भैरव राग होता है या संगीत में जो भगवान शंकर का जिसको पैदा किया हुआ, हम नाद ब्रह्म की बात करते हैं हम, वो किसके हाथ में है? वो डागर बंधुओं के हाथ में है जी। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, इसमें अगर हम इस तरीके से कबायली नजरिया रखेंगे चीजों पर तो ये चीजें पैदा होंगी। लेकिन मेरा जो, मैं फिर वहीं वापस आता हूं कि तालीम का बहुत बड़ा ताल्लुक है जी। अगर तालीम से महरूम रहता है मुसलमान तो आप उसको सारी चीजों से महरूम कर देते हैं और आप उसका जो है वो खाली सिंबल बना देते हैं कि ये मजहब को। लेकिन इफ्तिखार साहब, मेरा सवाल यह है कि हम तालीम की बात बहुत करते हैं, तालीम सबसे जरूरी है क्योंकि तालीम आपको हर तरीके से बेदार करती है। अगर आप कोई बिजनेस भी करते हैं तो कितने बेहतर तरीके से आप उसको करें, ये भी आपको तालीम ही सिखाती है। लेकिन तालीम के साथ साथ माशी मजबूती भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि अगर पढ़ाना भी चाहता है मुसलमान या आगे उसे एजुकेशन दिलाना भी चाहता है, लेकिन बहुत सारी माशी मजबूरियां जो हैं वो उसको बैक सीट लेने पर मजबूर कर देती हैं। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी आप बिजनेस करके हो सकता है कि अपनी बेहतर जिंदगी गुजारे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों चीजें पैरेलली चलने की जरूरत है? देखिए, इक्तिसादियात मुसलमानों की बिला शक व शुबा इतनी कमजोर हैं कि अगर आप उनके महलों में और उनके इलाकों में जाकर आप देखें तो एक एक कमरे के अंदर लोग रहते हैं, उसी कमरे में वो कोई कारोबार भी करते हैं और उसी कमरे में उनकी रिहाइश भी होती है
और आप लगाइए अंदाजा कि उस कैफियत के अंदर वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे तैसे वो गुजारते हैं। तो इतने तंग हालात के अंदर उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी गुजारनी है, अपने बच्चों को खाना खिलाना, उनको लिबास देना, उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। लिहाजा तालीम की तरफ वो जा ही नहीं पाते हैं जो है, और इसीलिए ये बार बार ये कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सहूलतें जो हैं वो मराद बच्चों को दी जानी चाहिए। हालांकि ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो यूनिवर्सल फ्री प्राइमरी कंपलसरी एजुकेशन 14 साल के बच्चों तक यानी 8वीं क्लास तक स्टेट की जिम्मेदारी थी। आज भी वो जिम्मेदारी अपनी जगह की तो बनी हुई है, जबकि वो 10 साल का हदफ रखा गया था। लेकिन आज 70 साल गुजरने के बाद भी हम उस हदफ को हासिल नहीं कर पाए हैं, और उसके अंदर बड़ा हिस्सा मुसलमानों का और पिछड़े लोगों का उसके अंदर आता है। तो आपने जो सवाल किया कि मईशत का और तालीम का ताल्लुक है, बिला शक व शुबा उसमें ताल्लुक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आज के दिन ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में कोई तब्दीली का अमल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई तालीम का एहसास नहीं है या तालीम के लिए बेदारी नहीं है। देखिए, आज से 50 साल पहले का वक्त मैं जब देखता हूँ और आज के वक्त को देखता हूँ तो मुझे यकीनन रोशनी दिखाई देती है। आज मुस्लिम महलों में आप चले जाइए तो आपको अच्छे अच्छे स्कूलों की बसें भी आपको खड़ी मिलेंगी, भले चाहे उसके अंदर 2 या 4 5 बच्चे जा रहे हों। लेकिन आज सुबह के वक्त में सैकड़ों पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाकर तालीम की तरफ ले जा रहे होते हैं। मुसलमानों में तालीम की बेदारी आई है, मुसलमानों में तालीम का एहसास पैदा हुआ है, और खास तौर से 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ये बेदारी बढ़ी है। जो अभी कपूर साहब ने एक बात कही थी, मैं भी थोड़ा सा उस तरफ आपको ले जाना चाहूंगा कि देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान ने कभी भी मुस्लिम बनकर सोचने की कोशिश नहीं की। यही उसका सबसे बड़ा गुनाह है और यही उसका तुर्रा इम्तियाज भी है कि उसने बिल्कुल उस तरीके से, जिस तरीके से जब लेजिस्लेटिव कमेटी की डिबेट चल रही थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके चेयरमैन थे और रिजर्वेशन का इशू चल रहा था, उसके अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उसमें एतजाज रसूल थे, उसमें एक खातून भी थी, मेरे जहन से नाम निकल रहा है, तजम्मुल हुसैन, एतजाज रसूल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये 3 लोग उसके अंदर शामिल थे। उस कमेटी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा, ये प्रोसीडिंग्स के अंदर आज भी मौजूद है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के आइन पर, हिंदुस्तान की अक्सरियत पर, हिंदुस्तान के निज़ाम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं इस तवक्को के साथ कि हमें इस किस्म की कोई सूरत हाल पेश नहीं आएगी जिसके अंदर के हम कुछ और तरीके से सोचने पर मजबूर हों। चुनाचे मुसलमानों ने मेन स्ट्रीम में रहकर हिंदुस्तान में हकूक हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि हमको एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, हमको ऐवानों में जाने के लिए इस्तेमाल किया गया, लोग उससे प्राइम मिनिस्टर बने, होम मिनिस्टर बने, और कुछ लोगों ने तो ये समझ लिया कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है ये हमारी दाईं जेब में पड़ा हुआ है, कुछ ने समझा कि बाईं जेब में पड़ा हुआ है, लिहाजा उनको जो उनका हक मिलना चाहिए था वो उनका हक नहीं मिला। मैं इसका भी एतराफ करना चाहता हूँ कि यकीनन हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर तालीम को लेकर बेदारी का अमल देर से शुरू हुआ और उसकी बुनियादी वजह ये रही कि कुछ तो असरात तकसीम के थे, कुछ और अपना तज्जिया खुद करने की जरूरत भी है मुसलमानों को। आप इल्जाम तराशी करें, आप विक्टिमहुड का कार्ड खेलें या तमाम चीजों, उससे कभी मसला हल नहीं होगा। आप किसी को बुरा भला कहें, उससे भी कोई मसला हल नहीं होगा। मसला हल तभी होगा जब आप प्रैक्टिकल कुछ कदम उठाएंगे। एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद सकीर खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। उनसे मैं बात करूंगी। सकीर खान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। आज इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे है। आप एक ऐसी रियासत में मौजूद हैं जहां पर अक़लियतों के हुकूक को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं और ये कहा जाता है कि अक़लियतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी सबसे ज्यादा वहीं हो रही है। आप आज के दिन को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी सलाम का कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि चंद देर के लिए यहाँ बुलाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सलासिल आज के आप देख रहे हैं और जिस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं और ये बतलाया जा रहा है कि अक़लियतों के साथ सौतेला सलूक होता है, ये 70 साल की बात नहीं है। अभी आप मौलाना साहब को समात कर रहे थे, वो बड़ी अच्छे एतबार से बयान कर रहे थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अक़लियतों के साथ उतना सौतीला सलूक नहीं होता। जबकि अगर कश्मीर ही को लिया जाए तो कश्मीर में 70% है हमारी,
और 70% होने के बावजूद भी यहाँ जो सलूक हमारे साथ होता है, जिस तरीके के हालात और जिस तरीके के सिलसिले हैं यहाँ देखने के लायक हैं। आदमी खून के आंसू रोने पड़ जाता है जब यहाँ के हालात देखता है। यहाँ के स्कूल, कॉलेजेस, दीगर सिलासिल को अगर आप देखेंगे और जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, यंग जनरेशन ये चाहती है वो पढ़े और पढ़ के अच्छी तरीके से अपने मामलात को चलाए, लेकिन लाखों की तादाद में नौजवान जो हैं आज भी बेरोज़गार बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि तालीम नहीं है, और मुस्लिम तबका को आप तारीख़ी एतबार से देखेंगे तो करीब 900 साल से अब तक मेरे ख्याल से जितना इल्मी शऊर मुसलमानों में है, इतना कायनात के किसी शख्स में पाया नहीं जाता है, चाहे वो इस्लाम के ताल्लुक से हो या दीगर तालीमात के ताल्लुक से हो। अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी दुनिया है। सफी साहब, मैं आपकी बात को मानूं, लेकिन दुनिया तो प्रैक्टिकली तौर पर देखती है। अगर आज हमें देखें, अगर अलग अलग रिपोर्ट्स हमें ये बताएं कि माशी तौर पर, तालीमी तौर पर मुसलमान कितना पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए खुद मुसलमान भी तो जिम्मेदार है। अगर वो अपनी तारीख को समेट कर नहीं रख सका, अगर वो मुल्क की तरक्की में उस तरह से शाना बशाना नहीं खड़ा है, अगर हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IITians, IAS अगर हम उतने बड़े पैमाने पर नहीं देखते हैं, तो तज्जिया करने की तो ये जरूरत है। देखिए यहाँ हकीकत का इजहार करने में मुझको कतई कोई परेशानी नहीं है, और मुझको लगता है कि जब भी मैं किसी टीवी चैनल पर आता हूँ तो हक कहने पर मुझको टोका ज़रूर जाता है, लेकिन यहाँ मैं इस हकीकत का इजहार कर दूँ, ऐसा नहीं है। सर्वे कर लीजिए, और सर्वे में आपको जितना एजुकेशन नौजवानों में, मुस्लिम नौजवानों में मिलेगा, वो बहुत बहुत अच्छी तरीके से उस एजुकेशन को आगे बढ़ा के बहुत अच्छी पोस्टों पर जा सकते हैं। लेकिन जहां रिश्वतखोरी का सिलसिला चल जाएगा, दलालियां चल जाएंगी, इस तरीके के काम होने लग जाएंगे। लेकिन साहब, ये तो तमाम, ये तो सबके लिए है, ये खास तबके के लिए तो है नहीं। अगर कोई रिश्वतखोर है, रिश्वत ले रहा है, तो ऐसा तो नहीं ना कि वो सिर्फ मुसलमानों से रिश्वत ले रहा है। रिश्वत ले रहा है तो वो सबसे ले रहा है। ये परेशानी सबकी है। ये देखिए, ये मैं माजरत के साथ आपसे कहना चाहूंगी, ये परेशानी है कि एक विक्टिमहुड का जो कार्ड है वो बार बार खेला जाता है। आखिर कब तक यही होता रहेगा? अगर माना कि हुकूमतें आपका साथ नहीं दे रही हैं, अगर मैं आपकी इस बात को ही मान लूं, जबकि मैं नहीं मानना चाहती, हुकूमतें आपका साथ नहीं दे रही हैं, आपके साथ हालात साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही वक्त में तो मुजाहिरा करना होता है आपको अपनी सलाहियतों का। तो भी देखिए, सलाहियतों का मुजाहिरा वहां किया जाता है जहां कुछ पास में हो। जब हुकूमत इतना बड़ा अपाहिज बना देगी और बहुत सारे अधिकार छीन लेगी, आप खुद देख रहे हैं इस वक्त के हालात को, जो आज चल रहे हैं उस हालात को आप देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए लेके भागने वाले लोगों पर आज तक कोई बैन नहीं है। वो खुलेआम घूम रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है, बेचारे वो परेशानी तो पूरे है, वो परेशानी तो पूरे मुल्क की है। अगर चंद लोग पैसा लेकर भागे हैं, या तो ये ऐसा तो है नहीं सिर्फ मुसलमानों का वो पैसा है, वो तो हुकूमत का पैसा है, या फिर पूरी आवाम का, हिंदुस्तान का पूरे का पैसा है। अगर ऐसा हुआ है, आप ये देखें कि उसी जम्मू कश्मीर से हर साल जो है कितनी बड़ी तादाद में IAS बाहर निकल कर आते हैं। ये एक तरह से ये नहीं है कि आप किस तरह से अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, ये भी तो देखने की बात है। फैसल भी हमारे सामने मौजूद हैं जो IAS टॉपर रहे। इसके अलावा अथर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की। हर साल जो है वो नंबर जो है बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये तो देखने की जरूरत है ना कि अगर एक तरफ ऐसी तस्वीर है तो दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर क्यों है? देखिए ना, दूसरी तस्वीर को संवारने के लिए जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे हैं, उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही 2 लड़के निकले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सर्वे करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह IAS और KS ऑफिसरान बहुत सारे J&K से आज तक जा चुके हैं। और अभी हालिया में एक भर्ती हुई थी, मेरे ख्याल से 10वीं की तादाद में जो हैं सब इंस्पेक्टर लड़के भर्ती हुए हैं। आखिर वो पढ़ ही के जाते हैं, अनपढ़ कोई भर्ती नहीं हो पाता है। लेकिन ये है कि जहाँ पैसों का जत्था चल जाता है वहाँ काम नहीं चलता है, सिलेक्ट होके भी इंसान बाहर आ जाता है। हकीकत ये है कि इस वक्त जो सलूक मुसलमानों के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर किया जा रहा है वो कुल्ली तौर पर सोतेला सलूक है। हर तरीके से कभी किसी बुनियाद पर, कभी किसी बुनियाद पर उनको दबाने की बेजा कोशिश की जाती है। मैं तो गुजारिश करूंगा कि जो हकीकत का, देखिए हर बच्चा ये पढ़ना चाहता है। आतंकी मिजाज किसी का नहीं है, कोई आतंक नहीं चाहता है,
कोई पत्थर मारना नहीं चाहता है, लेकिन एक इंसान को मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगी क्योंकि खुद से इस तरह के कदम नहीं उठाता है। जी बात रखिए अपनी, मेरे पास वक्त की कमी है। एक बात कहना, अभी आपने हालिया देखा होगा 2 दिन पहले जो पुलवामा के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ, 10 बेकसूर लोग भी वहां जो हैं वो मौत का शिकार हुए, उन्हें मार दिया गया। तो आखिर जब इस तरीके के हालात पैदा किए जाएंगे, एक इंसान जब हद से ज्यादा तंग आ जाता है, तो जब तंग आता है तो उसको क्या कदम उठाने होते हैं वो आप खुद सोच लीजिए। लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगी कि हथियार उठाना तो किसी भी बात का, किसी भी चीज का हल नहीं है। और जिन लोगों ने मैं हथियार की देखिए हथियार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं हथियार से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता हूं। आतंकी मिजाज मुझको बिल्कुल नापसंद है। इस्लाम ने इसकी कतई इजाजत नहीं दी है। इस्लाम अखलाक, तमद्दुन, तहजीब सिखाता है, वो गिरे हुओं को उठाने की सलाहियतें बतलाता है। इस्लाम ने ये बतलाया हमको, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस चीज के लिए नहीं कह रहा हूं। माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ पर आपको रोकना होगा शकील साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। आप देर से जुड़े, इसलिए फिर भी मैंने कोशिश की मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त दे पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का भी इस मौजू का हिस्सा बनने के लिए। और आज ये हमने मौजू रखा भी इसलिए ताकि हमें तज्जिया कर सके, जान सके कि अक़लियती तबका खासतौर पर मुसलमान कहां खड़ा है, वाकई में क्या हम आज के दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।